हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी शॉर्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन दैट इज गिब्स डुहेम इक्वेशन. लास्ट वीडियो में गिब्स डुहेम इक्वेशन देखा था, लेकिन हमको सबको पता है कि हर कंपोनेंट्स को दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, सिस्टम को दो प्रॉपर्टीज होती है, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड intensive property. Extensive property which depends upon the volume, energy, entropy, the smallest change in energy, entropy, mass, वॉल्यूम एक्सेट्रा. इसमें से स्मॉलेस्ट कोई भी चेंज होता है तो उसे कहा जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. और इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज वॉल्यूम, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर एक्सेट्रा, इंट्रोपी वगैरह. इसलिए हम हमेशा जब पार्शियल मोरल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं तो हमेशा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड द गिब्स डुहेम इक्वेशन, we know that Gibbs is a free energy, G is the free energy, and which is the functions of pressure, temperature, and number of components. Here N1, N2, N3, and up to the Ni are the number of components present in the system. And G is the free energy, which is the function of partial change in pressure, temperature, and components. So free energy change is due to the small change in pressure, small change in temperature, and smallest change in components. So that we can write here that dg is the smallest change. dg in मतलब g में थोड़ा smallest change अगर करते हैं तो dg यहाँ पे पहले प्रेशर, तो dg विथ रिस्पेक्ट टू dp. यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, बाकी का टर्म जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा. टेम्परेचर एंड ये सब n नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है इसको मैं कैपिटल n बोलता हूँ, क्योंकि n1, n2, n3 को बोलता हूँ कैपिटल n. प्लस नेक्स्ट टर्म लेते हैं टेम्परेचर की, तो डी स्मॉल चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर dt. यहाँ पे dp लिखे हैं, सॉरी dp with constant temperature and number of components. Next is with constant temperature, the change in free energy with constant temperature, that is constant pressure and number of components change in temperature. प्लस अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा dg बाय dn1. dn1 कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, प्लस और रहेगा n2, n3 अप टू ni प्लस नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट कंपोनेंट dg बाय dn2. अभी नेक्स्ट कंपोनेंट n2, वही प्रेशर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट. यहाँ पे फिर n1 आएगा, n2 नहीं आएगा, n3 आएगा अप टू ni, आयत नंबर ऑफ कंपोनेंट. इस इक्वेशन को बोल दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2. सॉरी, इक्वेशन नंबर 2 हो गया. now we should know that the change, the dg and dni is nothing but your chemical potential. dg and dni is nothing but your chemical potential. But dg of dni ith कंपोनेंट के लिए, जहाँ पे प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर और बाकी के कंपोनेंट्स कांस्टेंट रहेंगे, वहाँ पे वो क्या है, केमिकल पोटेंशियल, दैट इज म्यू आई एट कांस्टेंट
at constant temperature and pressure. So at constant temperature and pressure the equation 2 becomes this equation 2 एक equation 2 क्या होगा जब constant temperature and pressure हम इसको अप्लाई करते होंगे तो dg is equal to mu1 dn1 कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर की टर्म क्या हो जाएगी, ये जो टर्म है ये कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर की टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे अभी इक्वेशन में देखा कि ये क्या है, केमिकल पोटेंशियल। हाँ, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो क्या है, केमिकल पोटेंशियल। तो इसे कैसे लिखेंगे, μ1 इंटू डी एन वन प्लस μ2 इंटू डी एन टू प्लस एंड सो ऑन up to mu I into d mu I। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म क्या होगी, जीरो हो गई, क्योंकि हम ये जो इक्वेशन 2 लिया हो कहाँ पे लिया मैंने, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वो क्या हो गया, जीरो हो गया। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस if I integrate this equation, that is equation number 3, I get G at constant temperature and pressure। इसका इंटीग्रेशन करता हूँ म्यू आई, इसका इंटीग्रेशन करते हैं म्यू आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, μ1 इंटू डी एन का इंटीग्रेशन होगा n1, μ1 इंटू n1 प्लस μ2 इंटू n2 प्लस एंड सो ऑन अप टू म्यू n नंबर टू म्यू आई नंबर, आई components, mu I up to n I। so ये होगा इक्वेशन नंबर 4। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब मैं इस इक्वेशन को अगेन डिफरेंशिएट करता हूँ, जैसे जनरल डिफरेंशिएशन करता हूँ। इस इक्वेशन को मैं फिर से अगर डिफरेंशिएट करता हूँ जनरल डिफरेंशिएशन, सो देन जनरल डिफरेंशिएशन करता हूँ तो dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस टर्म को अगर डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या होगा, दैट इज μ1, इसका डिफरेंशिएशन n1, अगेन ये कांस्टेंट रहेगा n1 और डिफरेंशिएशन होगा म्यू का d μ1। वैसे ही सेम यह इस टर्म का, दैट इज n2 d μ2 प्लस μ2 d n2 अप एंड सो ऑन अप टू ith कंपोनेंट तक। ith कंपोनेंट पे क्या होगा, म्यू आई इंटू डी एन आई प्लस एन आई इंटू डी म्यू आई। ये होगा इक्वेशन नंबर 5। इस इक्वेशन को मैं अगर रीअरेंज करता हूँ, मतलब जो कंपोनेंट के टर्म्स है वो एक साइड पे और जो म्यू के टर्म्स है वो केमिकल पोटेंशियल के टर्म्स है उसे हम एक साइड पे रखते हैं, केमिकल पोटेंशियल के टर्म्स एक साइड पे रखते हैं और क्या कंपोनेंट के टर्म अगर मैं एक साइड पे रखता हूँ, सिंपली उसको क्या किया मैंने, रीअरेंज किया। dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू μ1 dn1 प्लस
mu2 dn2 up to ith component, that is mu I into dni। ये हो गया म्यू के टर्म एक साइड पे, प्लस एन आई इंटू डी म्यू आई, ये कंपोनेंट के टर्म्स, प्लस एन वन प्लस n2 इंटू डी म्यू टू अप टू ith component, that is एन आई इंटू डी म्यू आई। इसे बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 6। सो फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 3, आप इस इक्वेशन को देखिए। इक्वेशन नंबर 3, dg इज इक्वल टू म्यू1 डी1 dn1 प्लस म्यू2 dn2 अप टू म्यू आई डी म्यू आई, इक्वेशन नंबर 3। एंड इक्वेशन नंबर 6 dg कॉमन। सो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूंगा, कंपेयर इक्वेशन 3 and 6, इफ आई कंपेयर बोथ द इक्वेशन, वहां पे क्या दिखेगा आपको कि ये जो टर्म है, यहाँ पे जो टर्म है सेम टर्म इक्वेशन नंबर 3 में है। अगर दोनों को कंपेयर करूंगा तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसल। दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। सो अगर कंपेयर करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, फिर सिर्फ एक साइड में क्या मिल जाएगा, 0। तो कंपेयर करो, आफ्टर कंपेयरिंग both the equation, that is equation number 6 and equation number 3, we get that d mu one plus n 2 d mu 2 up to n I d mu I is equal to 0, that is equation number 7। तो ये टर्म क्या है, ये सब अगर इसका समेशन करता हूँ, इस टर्म को क्या बोल सकते हो, समेशन। और इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, समेशन ऑफ ith कंपोनेंट, दैट इज एन आई डी म्यू आई इज इक्वल टू 0। और इसी इक्वेशन को कहा जाता है Gibbs-Duhem equation. This equation is known as Gibbs-Duhem equation। छोटा सा इक्वेशन है, सिंपल है, बट इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। अभी अगर एग्जांपल लेता हूँ, अगर मेरी सिस्टम जो भी है वो अगर 2 कंपोनेंट सिस्टम है, इफ माय सिस्टम इज ओनली 2 कंपोनेंट सिस्टम, देन दिस इक्वेशन नंबर 7, ये जो इक्वेशन नंबर 7 है, इक्वेशन नंबर 7 बिकम इक्वेशन नंबर 7 क्या हो जाएगा फिर, n1 डी u1 प्लस n2 डी mu2 इज इक्वल टू 0। दो ही टर्म क्यों, क्योंकि सिस्टम ही कैसी मेरी सिर्फ 2 कंपोनेंट सिस्टम है। सो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, n1 इज इक्वल टू माइनस n2 डी mu2, so n1 और डिवाइडेड बाय डी mu1। sorry, I think I have made some mistake। मेरी सिस्टम है 2 कंपोनेंट सिस्टम। सो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, n1 डी mu1 इज इक्वल टू माइनस n2 डी mu2। सो चेंज केमिकल पोटेंशियल, चेंज इन केमिकल पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या कैसा आएगा, n2 बाय n1 इंटू डी mu2 is equal d mu1। so this equation
shows that the potential chemical change in one component of the system brings about the change in the other component of the system. अगर इसमें change होता है तो दूसरे system में भी change होता है. Whereas the negative sign indicates that one component increase, the chemical potential of one component increases, the chemical potential of other component maybe or definitely is decreases, but the total summation is 0. The total summation is 0. So this is all about the Gibbs-Duhem equation. Okay, I hope you will understand. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं.